हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। टुडे हम चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स देखे, जिसमें हमने देखा हाउ डू वी मेजर स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। इस पार्ट में हम अपने रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Anish and his parents fixed the electric string light on the arcs of veranda of their house. ये है उनके घर का वरांडा। ये देखो लाइट्स लगी है। ओके, सो अब ये उन्होंने स्ट्रिंग लाइट्स फिट की है इलेक्ट्रिक। तो फॉर सेलिब्रेशन, कोई घर पे उनके सेलिब्रेशन होगा ना, जैसे हमारे घर पे फंक्शन होता है तो हम सभी करते हैं ना सेलिब्रेशन और लाइटिंग वगैरह। सो हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट्स। तो उन्होंने, उनको कैसे पता कि यहाँ पे ये पूरी आएगी, उनको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, उनको पता चलेगा कि हाँ ये कंप्लीट आएगी कि नहीं आएगी, फिर ही है ना। तो उनको जितनी लेंथ चाहिए वो उन्होंने कैसे मेजर करी। सो इन द केस ऑफ कर्व्ड लाइन, अब यहाँ पे देखो ये कर्व्ड है, ऐसे ऐसे। सो इसके केस में मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स के हेल्प से जो है मेजर की जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इन केस ऑफ कर्व्ड लाइन measurements can be made with the help of flexible measuring tape और by using thread, या thread या फिर tape। अब thread की हेल्प से कैसे, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, thread की हेल्प से ये सारा ऐसे ऐसे करके मेजर कर लेंगे, ठीक है। फिर काट के जितना थ्रेड आया उसको सीधा करके मेजरिंग टेप की मेजरिंग का स्केल, मीटर स्केल, जिससे भी मेजर कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से उन्होंने ऐसे ऐसे किया, देन उसको स्ट्रेट करके उसको मीटर स्केल से मेजर कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, ये हमारा था 5.54, जिसमें हमने देखा कि कर्व्ड लाइन कैसे। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक दैट इज डिस्क्राइबिंग पोजीशन, पोजीशन डिस्क्राइब की जाए। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट दैट शी हैज प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू नियर बाय गार्डन। तो अब एक दिन क्या हुआ, टीचर ने बच्चों को इन्फॉर्म करा दैट कि उन्होंने एक एजुकेशनल विजिट गार्डन के पास एक एजुकेशनल विजिट पे उन्होंने जो है प्लान किया, ठीक है। उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि वहां पे वो सीधा सुबह आए, ठीक है। दीपा और उसके फ्रेंड्स जो है डिस्कस करने लगे कि गार्डन जो है वो किस स्कूल के पास ज्यादा है या स्कूल से दूर है, ठीक है। तो अब जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मेरे घर आना कल, कहाँ पे है तेरा घर, मेरा दुकान इस घर दुकान के पास है, ठीक है, इससे दूर है, इससे आगे चल के है, आगे जाके राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना। तो आप वो क्या बता रहे हो, आपके घर की पोजीशन बता रहे हो, ठीक है। सो दीपा वो ही डिस्कस करने लगे कि क्या ये स्कूल के पास है दूर है। तस्नीम और पन्नम ने बोला कि गार्डन जो है वो पास में होगा, लेकिन दीपा और अनिश ने बोला कि आई फील डेट स्कूल ज्यादा पास होगा। तो हरदीप ने सोचा कि क्या पता दोनों इक्वली डिस्टेंस पे हो। तो हर किसी का अपना अपना है कि कोई बोल रहा है कि स्कूल पास में है, कोई बोल रहा है गार्डन पास में है, कोई बोल रहा है कि दोनों इक्वल है। कैसे पता चला, देखो ये बस स्टैंड है, एजुकेशन ऑफ बस स्टैंड स्कूल गार्डन। देखो अब दीपा के लिए, दीपा का घर यहाँ पे है, दीपा का, उसके लिए स्कूल एंड बस स्टैंड ज्यादा पास है, वही गार्डन देखा जाए तो वो बहुत दूर है, ठीक है। अनिश के लिए स्कूल और बस स्टैंड पास है, गार्डन दूर है। हरदीप देखो, हरदीप सेंटर में है, ठीक है। हरदीप देखो, हरदीप सेंटर में, तो उसके लिए स्कूल भी इक्वल है और गार्डन भी इक्वल है, दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है। वो जिधर मर्जी चला जाए उसके लिए इक्वल है। तो देखो हरदीप ने देखा, हरदीप थिंक्स दैट वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे ही है। तो तस्नीम के लिए गार्डन पास है, ठीक है, लेकिन स्कूल दूर है। पद्मा के लिए भी गार्डन पास है लेकिन स्कूल दूर है। तो इस तरीके से जो है सभी सही है। अब हम बोलेंगे कि हर किसी का अलग अलग आंसर है, तो क्या सभी सही है? यस, सभी सही है, क्योंकि हर किसी का घर अलग अलग जगह पे है, अलग अलग जगह पे है, तो उसके हिसाब से उनके जो स्कूल का गार्डन का जो एरिया होगा वो भी अलग अलग होगा, डिस्टेंस। दे आर लोकेटिंग डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम द हाउसेज, वो जो है अपने घर से मेजर कर रहे हैं, वो एक दूसरे के घर से नहीं, अपने घर से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिफरेंस सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड बी सेम। अब देखो, अब अगर वो, अब सभी अपने, दीपा अपने घर से बोल रही है, अनीश अपने घर से, मतलब सभी का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, सभी अपने अपने घर से। अब अगर उनका रेफरेंस पॉइंट सेम हो जाए, अगर वो सभी बस स्टैंड से ही सोचे कि बस स्टैंड से कितना दूर है, एक कॉमन पॉइंट ले लें, उसको रेफरेंस मान लें कि फिर कितना दूर है, तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब वो बस स्टैंड से देखेंगे कि कौन सा पास है और कौन सा दूर है, तो सभी बोलेंगे स्कूल पास है और गार्डन दूर है। तो रेफरेंस पॉइंट कॉमन हो गया, तो उनको सारा कंफ्यूजन ही दूर होगी, है ना।
सो उसी के लिए दे आर लोकेटेड इफ इंस्टीड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट, से बस स्टैंड, जैसे बस स्टैंड, तो उनके ऑब्जर्वेशन जो है सेम हो जाएंगी. So when distance is stated with respect to a fixed object or a point, then point is called reference point. वही मैंने बोल दिया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि वो एक पॉइंट जिसकी हेल्प से हम दूसरी जगह का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. मान लो मैंने बस स्टैंड ले लिया कि बस स्टैंड से देखते हैं कि कितना दूर है. ठीक है, तो बस स्टैंड सभी ने एक ले लिया, बस स्टैंड को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया और उसकी हेल्प से उन्होंने स्कूल का और गार्डन का डिस्टेंस चेक किया, तो उनको सभी के पास जो है सही आंसर आया. तो इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है रेफरेंस पॉइंट की. काइंडली इसको अंडरलाइन कर लीजिए. व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. कुछ दिन बाद हरदीप ने अपने फ्रेंड्स को बहुत एक्साइटेडली बोला कि चलिए ग्राउंड चलते हैं, प्ले ग्राउंड. स्पोर्ट टीचर जो है ना, वो चूना पाउडर से लाइन ड्रॉ करना हमें सिखाएंगे. चूना पाउडर कौन सा होता है? लाइमस्टोन पाउडर. फॉर मेकिंग कबड्डी कोड. कबड्डी को स्पोर्ट्स डे के लिए कबड्डी कोड बनाने के लिए ना मैम हमें जो है लाइमस्टोन की हेल्प से जो है लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे. तो पद्मा ने बोला वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, हमें एक लंबी मेजरिंग टेप की जरूरत है. तो चलिए हम स्पोर्ट्स रूम पे चलते हैं. वो उन्होंने स्पोर्ट्स रूम गए, वहां पे उन्होंने लंबी वाली ये वाली मेजरिंग टेप, जो कि किसके पास होती है, जो घर पे आके काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, उसके पास होती है. सो दीपा ने सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया ग्राउंड का पॉइंट जहां से उन्होंने मेजरमेंट्स लेनी है. ठीक है, टू स्टार्ट ड्राइंग लाइंस. तो उस एक पॉइंट को वो क्या मान लेंगे? रेफरेंस पॉइंट. इसी देखो उन्होंने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इससे ही वो इधर को लेंगे मेजरमेंट, इससे ही वो इधर को मेजरमेंट लेंगे. तो इस तरीके से उन्होंने उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया. नेक्स्ट इज दैट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद पद्मा वॉज ट्रेवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स. दिल्ली में जाना, पद्मा जो है वो दिल्ली में अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पद्मा जो है वो दिल्ली में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो है मिलने जा रहा था. ठीक है, सो ही वॉज ईगर टू रीच दिल्ली. वो दिल्ली जाने के लिए बहुत मतलब बेताब था. एंड वो किलोमीटर्स पढ़ रहा था रोड की साइड पे. जैसे रोड की साइड पे ये एक बोर्ड, अब तो बोर्ड्स है ना, पहले ये भी होते थे, अभी भी हैं, साइड पे मार्क्स लगे होते थे कि दिल्ली कितना किलोमीटर रह गया, कितने किलोमीटर. तो उसने देखा कि वहां पे 70 किलोमीटर पड़ा है. तो फर्दर ऑन नेक्स्ट अगले किलोमीटर भी उसने देखा कि दिल्ली 60 किलोमीटर है. हर एक के हर एक किलोमीटर के स्टोन पे वो देख रहा था कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास पास जा रहे हैं. पहले 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर वो इस तरीके से अपने जो है किलोमीटर्स की हेल्प से उसको ये पता चल रहा था कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास जा रहा हूँ. ठीक है, दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम. इससे क्या पता चला दिल्ली से उसका घर कितना दूर है, दिल्ली से या वो कितना दूर है. सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट. तो दिल्ली इस सिचुएशन में क्या है? रेफरेंस पॉइंट. कि वो दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट मान के अलग अलग पोजीशन पे अपनी चेक कर रहा है कि मैं कितनी दूर. ठीक है, व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट? क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो इसका ही आंसर है ये, इंडिकेटेड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली. हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू अवर डेस्टिनेशन. तो जिस तरीके से देखो किलोमीटर्स के स्टोन कम हो रहे थे तो उसको पता चलता जा रहा था दैट शी इज गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. अगर किलोमीटर स्टोन जो है 70 किलोमीटर रीड किया तो हम बोल सकते हैं कि पद्मा जो है 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से. देखो 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. जब उसने दिल्ली 60 किलोमीटर वाला स्टोन पड़ा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? 60 किलोमीटर होगी दिल्ली से. ठीक है, सो does this mean that position of Padma with respect to reference point is changing with time? जी हाँ, टाइम के साथ. अब इससे क्या क्या ये बता सकते हैं हम कि टाइम के साथ साथ जो है पद्मा का जो पोजीशन है वो बदल रही है. ठीक है, जैसे मालूस ने 1 घंटे पहले देखा होगा कि वो 70 किलोमीटर दूर है. 1 घंटे पहले देखा कि वो 70 किलोमीटर दूर है. ठीक है, उसके बाद उसने फिर 2 घंटे बाद देखा तो वो 60 किलोमीटर होगी. 60 नहीं बोलते, हम बोलते हैं 30 किलोमीटर्स. तो देखो टाइम के साथ साथ हर घंटे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है, जैसे वो देख रही है वो पास जाती जा रही है. ठीक है, तो उसकी जो है डज इट कैन चेंज. तो इससे क्या पता चल रहा है? अब वो पास जा रही है, इसका मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट पे वो बैठी है वो मूव कर रहा है. अगर वो गाड़ी पे बैठी हुई एक स्टोन के बाहर ही बस गाड़ी मूव नहीं कर रही होती, वहां पे ही खड़ी रहती, तो उससे क्या था कि गाड़ी मूव नहीं कर रही, वो सेम पोजीशन पे है. ठीक है, टाइम बीता जा रहा है लेकिन वो सेम पोजीशन पे. लेकिन गाड़ी मूव करी, टाइम बीता गया, वो पास जाती गई. तो टाइम के साथ साथ क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. ठीक है, इससे ये पता चल रहा है किससे? उसकी पोजीशन से.
सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.6, दैट इज मूविंग थिंग्स। ठीक है, कि जो चीजें कैसे चलती है, कार, ट्रक, साइकिल, है ना, आप वॉक करते हो, है ना। सो लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। आपको क्या करना है, आपने अपने आसपास देखना है और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि मोशन में है, जो चल रहे हैं, ठीक है, जो मूवमेंट कर रहे हैं। एंड 5 ऑब्जेक्ट ऐसे लिखने हैं जो कि रेस्ट पे है, मतलब रुके हुए हैं, जो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, सो ये आपने जो है यहाँ पे इस टेबल में लिखना है। एंड थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट, और इस चीज के बारे में भी सोचना है कि आपको कैसे पता चला कि वो मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इन मोशन में हमने लिख दिया काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे लिख दिया ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे को साथ में ये भी बताना है कि वो मोशन में, आपको कैसे पता चला कि वो मोशन। सो दिस इज योर वर्क। आपको एक एक्टिविटी आपके लिए, आपने अपने आसपास एनालाइज करना है, देखना है कि कौन सी चीज मूवमेंट में है और कौन सी चीज रेस्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट इज कंपेयर एंड एनालाइज योर justifications. हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तो ये हमारा जो है आ गया डिफाइन, इसको आपको अंडरलाइन करना है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। ओके, सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट तब मोशन में कहा जाएगा जब उसके टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी। आपने कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसके उस पॉइंट के हिसाब से आपने उस ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बस में होते हैं, ठीक है, अब हम बस में बैठे होते हैं और हम अगर रेफरेंस पॉइंट अपने बाहर का एरिया माने, जहाँ पे बाहर हम देख रहे हैं कि मान लो किसी शहर से गुजर रही है बस, ठीक है, तो वहां पे शॉप्स है, एक शॉप को आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया और आपने देखना है कि आप वो शॉप एक जगह से दूसरी जगह मूव करी। ठीक है, तो अब देखो आप, वो शॉप पीछे को जा रही है ना, बस जब आगे को जाती है तो पीछे को सब जाता है, तो शॉप पीछे को जाएगी, तो हमारी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई विद रिस्पेक्ट टू दैट शॉप। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो बस है जहाँ पे हम बैठे हैं वो मोशन में है। ठीक है, या फिर अगर आप ट्रेन जाती हुई देख रहे हो, ठीक है, ट्रेन आपका रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले लो, आप ले सकते हो कि कोई साथ में ट्री है, या फिर आप अपने आप को ही रेफरेंस ले लो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरी नजर में ट्रेन क्या एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। अगर वो मूव कर रही है, दिस मीन्स कि वो क्या है, मोशन में है, उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे गई। ओके, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो वो क्या पे होगा, रेस्ट पे। तो दिस इज द अनऑर्डर डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी डिफाइन भी आपको इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो जी हाँ, ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक मोर टू नो है दैट दीपा रुक अराउंड हर इन द बस। ठीक है, उसने आसपास देखा, वो बस में थी, उसने इधर उधर देखा और नोटिस किया कि सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे। उसने फिर से अपने आसपास देखा 1 मिनट बाद और देखा कि वो स्टिल वहां पे सीट्स पे ही बैठे हुए थे। तो उसको शी वॉन्डेड आर दे मूविंग, अब वो सोच रही कि क्या वो मूव कर रहे हैं। तो उसको कंक्लूजन ये मिली कि जो पोजीशन थी पैसेंजर्स की वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो बस में बैठी हुई, उसने देखा कि सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, फिर कुछ देर बाद देखती है 1 मिनट बाद कि वो फिर पे बैठ वहीं पे ही है। मतलब टाइम के साथ उनके पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो एक ही जगह पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो रेस्ट पे है। हाउएवर जब उसने बाहर देखा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मान लो आप बस में हो और आपने बाहर देखा, तो उसने जब बाहर देखा तो उसने देखा कि वो मोशन में थे, कि उनकी उनकी पोजीशंस जो थी टाइम के साथ चेंज हो रही थी। ठीक है, वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड, कि उसने देखा कि बाहर चीज जो भी दुकानें हैं जो भी है, तो उनको बाहर की देख लिए थे कि उस हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसको पता चलता है कि जो बस है वो मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे। ठीक है, अगर दीपा खुद को कंसीडर करती या बस को कंसीडर करती एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो पैसेंजर्स तो रेस्ट पे थे, क्योंकि उसने जब देखा, वो खुद बस पे बैठी हुई है, उसने अपने आप को लेके देखा या बस के में ही देखा, तो सारे पैसेंजर्स क्या थे, रेस्ट पे। लेकिन जब उसने बाहर वाला रेफरेंस पॉइंट बाहर देखा, यानी कि बाहर वाला रेफरेंस पॉइंट लिया, तो उस हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, क्या वो मोशन में थे। सो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो
देन पैसेंजर्स वर हाउएवर इफ शी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, जैसे कोई बिल्डिंग एज रेफरेंस पॉइंट, तो पैसेंजर्स जो थे वो मोशन में थे। नेक्स्ट इज सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन काम सी। सपोज कर लो कि आप एक शिप में ट्रैवल कर रहे हो जो कि कांस्टेंट स्पीड पे स्ट्रेट लाइन में सीधा ही जा रही है, एक बहुत ही शांत समुद्र है उसमें सीधा ही जा रही है शिप, तो कोई विंडो नहीं है शिप में, ठीक है। इज देयर एनी वे, क्या कोई ऐसे, बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.7 यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। हमने देखा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, कि अगर हमने किसी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया और उस हिसाब से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, वही की वही रहती है, तो वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब मोशन के टाइप्स क्या होंगे, अब वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.3, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप घर पे भी अभी भी कर सकते हो। एक इरेजर लो और उसको ड्रॉप करो, छोड़ दो, थोड़ी हाइट पे लेके जाके ना उसको छोड़ दो। आपने देखे उसको उसको देखने की वो क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी। क्या वो स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगी? जी हाँ। वो अगर मैं इसको इरेजर को नीचे को ड्रॉप करूंगी तो वो सीधे ही जाएगी ना, वो ऐसे घूम फिर के थोड़ी जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप करेगी। सो अगर मैं ऑरेंज को ड्रॉप करता हूँ ट्री से, ट्री के ऊपर ऑरेंज लगा है, वहां से वो गिरता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है। आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी भी होगी, ठीक है, मार्च पास्ट देखे स्टूडेंट्स का, क्या वो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं ना। एंड जब किसी हैवी बॉक्स को भी पुश किया जाता है तो उसको मैं ऐसे घुमा के थोड़ी जाऊंगी, उसको भी मैं स्ट्रेट लाइन में ही लेके जाऊंगी, है ना। सो ये सारे जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन। तो ये हमारी पहली टाइप आ गई, इसको आपको अंडरलाइन भी करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। सो ये आपको देखना है, देखो ये रेजर ड्रॉप करी, सीधी नीचे आई, ये ऑरेंज गिरा नीचे सीधा स्ट्रेट, ठीक है, ये इसको खींचेगा तो ये सीधी ही जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे परेड हो रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। सो बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव, क्या चीजें हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी? कभी आपने स्विंग्स देखी होंगी, वो कैसे जाती है, झूले ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हम एक दूसरे को झूला देते हैं, एक कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, राइट, कभी आगे कभी पीछे। और अगर हम मेरी गो राउंड की बात करें तो वो कैसे घूम रहे हैं, ऐसे गोल 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 गोल, मेरा आज पूरा गोल नहीं है, ऐसे गोल 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 घूम रहे होते, राइट। सो ये कौन सी टाइप, क्या ये लीनियर मोशन है? नो, दिस इज नॉट लीनियर मोशन। अब हम देखेंगे वो कैसे, ठीक है। तो एक इरेजर को टाई करो पोटैटो या किसी पोटैटो को थ्रेड के साथ, उसको घुमाओ हाथ के साथ, क्या होगा, वो कैसे घूमेगा आपके हाथ में, ऐसे गोल 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 जाएगा ना। सो ये मोशन जो है रेजर का, क्या ये मैरीगो राउंड की तरह नहीं है, जैसे मैरीगो राउंड गोल गोल चलता है वैसे। जब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये हमारी सेकेंड टाइप आ गई, ठीक है, ठीक है। ये हमारी सेकेंड टाइप है। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखो यहाँ पे इरेजर, आलू को ये इरेजर को पकड़ा, देखो गोल गोल, ये भी गोल गोल। ये क्या है, सर्कुलर मोशन। सो एक इरेजर को टाई करो, ठीक है, फिर से। अब आपको क्या करना है, कीप योर हैंड स्टेडी, अपना हाथ बहुत धीरे से ऐसे ऐसे हिलाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस तरीके से, बहुत स्टीडीली। तो आप देखोगे कभी रेजर ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, जिस तरीके के झूला घूमता है, देखो झूला भी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ये कौन सी टाइप है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो आगे को और पीछे को सेम पोजीशन पे आगे और पीछे को ऐसे मूव कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑस्किलेटरी मोशन। तो ये होगी हमारी थर्ड टाइप, ठीक है जी। तो उसके बाद लेट अस इन्वेस्टिगेट, ठीक है, थिन मेटल की स्ट्रिप लेनी है जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, उसको आपको क्या करना है, एक एंड से प्रेस करना है। देखो उसको मैंने आपको इसके बुक्स में देना है, और यहाँ से इसको आप जैसे हम फिंगर मारते हैं ना, इस तरीके से नीचे को थोड़ा सा मारे, आप देखोगे कि ये इस तरीके से जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी एग्जाम्पल है, ऑस्किलेटरी मोशन की, वो सेम पोजीशन पे ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पोजीशन जो है वो अपना पाथ रिपीट करता है, ठीक है, सेम टाइम पे, तो उसे हम पीरियोडिक भी बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई सर्कुलर में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ पे ही बार बार घूम रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना, एंड तो वो अपना सर्कुलर पाथ पे ही अगेन एंड अगेन मूव कर रहा होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऑस्किलेटरी मोशन में होता है तो वो आगे पीछे इस तरीके से मूव कर रहा होता है। जो सर्कुलर और ऑस्किलेटरी मोशन है ना, दोनों पीरियोडिक होते हैं नेचर में, यानी कि
अपना पाथ सेम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। ठीक है, तो आपको जो है ऑब्जर्व करना है अलग अलग टाइम के मोशंस को, और उनको क्लासीफाई करना है 3 पार्ट्स में, लीनियर, ऑस्किलेटरी एंड सर्कुलर में। ठीक है, देन आपको अपनी जस्टिफिकेशन भी देनी है। देखो यहाँ पे देखो स्लाइड पे सीडी नीचे जा रही है तो कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन, बिकॉज ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखो गोल गोल जो घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्विंग है, ये आगे पीछे जा रही है, तो ये कौन सी होगी, ऑस्किलेटरी। ठीक है, तो ये भी सेम बात में देखो, ये जो अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँ तो ये बार बार घूम के ऐसे ऐसे घूम रही है, ये भी क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। ये नीचे सी सॉ मतलब नीचे ऊपर, ये पीरियोडिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन जो है लिखना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी सेम जगह पे घूम रहा है। वैसे ये इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, बिकॉज ये एक ही जगह पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, बट आपको अभी रोटेशनल मोशन आई थिंक नहीं करवाया गया। आप इसको पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा, यहाँ सर्कुलर भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट इज हमारा आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हुई है, व्हाट इज सेंटीमीटर। कि जब मैं मीटर के 100 पार्ट कर दूंगी तो उसका एक पार्ट जो है उसको सेंटीमीटर बोला जाएगा। मेजरमेंट क्या होती है, किसी भी चीज को मेजर करना, किसी चीज की वैल्यू निकालनी कि वो कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उससे हम मेजरमेंट बोलते हैं। सर्कुलर मोशन ये हमने अभी अभी हाईलाइट करा, आपने अंडरलाइन करा होगा कि जब सेम जो कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में सेम घूम रहा है तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मीटर। क्या होता है, मीटर एक ऐसा यूनिट लिया गया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया है ऑफ द लेंथ। ठीक है, और अगर मैं इसको किलोमीटर के टर्म्स में बोलूं तो ये किलोमीटर के 1000 पार्ट कर दो और उसका एक पार्ट मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। मिलीमीटर अगर मैं सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स कर दूं तो उसका एक पार्ट मिलीमीटर होगा। किलोमीटर वही, कि मीटर को 1000 टाइम्स मीटर ले लूं तो वो मेरा किलोमीटर बन जाएगा। मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो हमारा मोशन होगा। लेंथ क्या होती है, लेंथ हमने देखा किसी चीज की लंबाई। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन हमने अभी पढ़ा कि जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने सेम पाथ के ऊपर आगे पीछे जो है मूव कर रहा होता है, उसे हम ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जाता है। रेफरेंस पॉइंट के अगर हम इस किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट में बाकी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की, वो क्या है, आंसर इज मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, वो हमने हाईलाइट करा है, यू कैन राइट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर चैप्टर इज डन, और आपकी लेटेस्ट इनहैंस अवर लर्निंग भी जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड काफी मजा भी आया होगा। So this was our chapter which is measurement of length and motion. I hope you may like the video. अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड चैनल को शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।